हेलो प्यार बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यदि आप उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको लगता है कि आप गणित विषय में बहुत कमजोर हैं, गणित के प्रश्नों को आप सही तरीके से हल नहीं कर पा रहे हैं या प्रश्नों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा का जो गणित विषय है इसका कंप्लीट कोर्स लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील एकेडमी पर लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, चैप्टर वाइज कराया जाएगा, प्रत्येक प्रश्नों को बताया जाएगा, एनसीईआरटी भी बताया जाएगा और बाहर से भी आपको प्रश्नों को हल कराने की जो है अथक प्रयास किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज ही आपको क्या किया जाए, बताया जाए। चैप्टर वाइज ही क्या किया जाए, बताया जाए। तो आज की कक्षा प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आज की कक्षा ही पहले चैप्टर से शुरू हो रहा है और आप क्लास को मिस नहीं करेंगे। जिन भी प्यारे बच्चों तक यह कक्षाएं पहुंच जा रही होंगी वह क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे ताकि दूसरे बच्चों तक भी यह क्लासेस जो है पहुंच पाएं और वह अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर पाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहली बात, मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। जैसे ही कोर्स आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको उपलब्ध कराया जाएगा। PYQ कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी पैटर्न 2018 से 2025 तक के सबको हल कराया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है, आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे। मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। चौथी बात क्या हो सकती है, चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि प्रत्येक चैप्टर में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। ठीक है, तो आपको गणित में कोई भी असुविधा नहीं होगी, ये मेरा पूरा वादा है और मैं अपने वादे पे हमेशा खरे उतरता हूँ। एक बार ज़रूर आप क्लास को देखें और अपने साथियों तक भी क्लास को शेयर करें। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपको क्या मेहनत करना है, क्लास को शेयर करना है, अपने साथियों तक पहुँचाना है ताकि वो भी गणित में अच्छी चीज़ें समझ सकें। जो आपके पेपर में प्रश्न आने वाले हैं चैप्टर वाइज जब मैं पढ़ाऊंगा प्रत्येक प्रश्नों को तो मैं बताते जाऊंगा और आप उसे लिखते जाएंगे। ठीक है ना। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन के बटन को भी दबा लेंगे ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूं वह वीडियो आपको प्राप्त हो सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, यह क्लासेस आपको डेली आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी तो मैं यह कक्षाएं आपको डेली मैं कोशिश करूंगा कि 6 बजे, सुबह के 6 बजे ये कक्षाएं आप तक पहुंचे। तो सुबह में 6 बजे आपको डेली एक वीडियो मिलेगा और चैप्टर वाइज मिलेगा। प्यारे बच्चों, इधर उधर से नहीं मिलेगा कि आज कुछ और पढ़ाएं कल कुछ और पढ़ाएं। ठीक है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर है, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा गया है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले
हमें कुछ और भी शब्दावलियां ध्यान में रखनी होंगी जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं क्या है? आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर डैश डैश। अब ऐसा भी क्यों किया गया है, मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता है, इसलिए हमने संख्या 9 के बाद हमने डैश डैश लगा दिया ताकि हमें 10 न लिखना पड़े। अब इस डैश डैश का क्या मतलब हो सकता है कि ये संख्याएं अब कहाँ तक पहुँचेंगी? अनंत तक पहुँचेंगी। कहाँ तक पहुँचेंगी? अनंत तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए प्राकृतिक संख्याओं को लिखने का जो रूप है वह यही है। ठीक है ना? तो आप ध्यान रखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेष चीज़ें लिखी गई हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। इनका कोई अंतिम अंक निर्धारित नहीं होता है। इसका मतलब ये अनंत होती हैं। ये क्या होती हैं? अनंत, जिसका कोई अंत न हो। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत न हो। समझ पा रहे हैं? जिसका कोई अंत न हो। मैं बड़े ही आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा मुझे नहीं लगता है कि आप देखने की भी कोशिश करेंगे। बस आप आराम से कॉपी और कलम लेकर बैठ जाए। अब लिखेंगे क्या प्राकृतिक संख्याओं में कि गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश। ठीक है, चलिए इसमें कुछ विशेष चीज़ें लिखेंगे। क्या? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। इनका कोई अंतिम अंक निर्धारित नहीं होता है। इसका मतलब ये अनंत होती हैं। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर 0 प्राकृतिक संख्या में ऐड कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, तो प्यारे बच्चों वह पूर्ण संख्या हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होगा, समुच्चय होगा, जो सेट हम बनाते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप प्रारंभ की यह 2-3 बातें याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आ गया पूर्ण संख्याएं। तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में यदि हम 0 को सम्मिलित कर लें, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, ऐसे। अभी ये बताइए अभी क्या पढ़े हैं आप? अभी क्या पढ़े हैं? अभी आप पढ़े हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश। प्यारे बच्चों आप क्या पढ़े हैं? इसे आप पढ़े हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में किसको रख दिया गया? 0 को रख दिया गया। तब कौन सी संख्याएं बनेंगी? तब बनेंगी क्या? पूर्ण संख्याएं। तब क्या बनेंगी? पूर्ण संख्याएं बनेंगी। वह संख्याएं क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, 0 को शामिल कर लिया जाए, तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 डैश डैश। ठीक है, तो डैश डैश का मतलब ये भी क्या होंगी, अनंत ही होंगी, ये भी क्या होंगी, अनंत ही होंगी। समझ पा रहे हैं, ये भी क्या होंगी, अनंत ही होंगी। चलिए कुछ मुख्य चीज़ों को हम देख लेते हैं। क्या, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, इनका कोई अंतिम अंक निर्धारित नहीं होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये भी क्या होती हैं, अनंत होती हैं। चलिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह लाइन प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी संभावनाएं हैं कि यह लाइन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब यह बताइएगा कि यह सभी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं। अगर हम इसको ये ढक लें तो क्या ये जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याओं में नहीं आएंगी? आएंगे ना, आएंगे ना, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन जैसे इसको हम हटाएंगे अब यह पूरा पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। तो क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो आप कहेंगे नहीं। कारण क्या है कि यह 0 है। अगर यह 0 नहीं रहता तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाती, लेकिन अगर इसको आप ढक लीजिए, देखिए अब प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा ना। तो क्या यह जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में नहीं है, है ना? तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वह पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो होंगी वह प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। यह बात हो रहा है सभी पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है ना, सभी पूर्ण संख्याओं के लिए बात हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं क्या है। अब है प्यारे बच्चों पूर्णांक। अब क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक को समझते हैं। धन संख्याएं, ऋण संख्याएं और शून्य जो संख्या होगी उसका समूह क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अब समझिएगा कैसे। मान लिया हमने लिखा, यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए -4 लिखा गया है, और क्या लिखा गया है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। प्यार बच्चों यहाँ से यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ, तो क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये सभी क्या हैं? ऋणात्मक अंक है। यह तो आप जान ही रहे हैं क्या है, शून्य है, और यहाँ से ये क्या है? धनात्मक। तो अभी हमने क्या बताया? हमने बताया कि धन संख्याएं मतलब धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य जो संख्या, इनका समूह ही पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक में देखा जाए तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक होता है। जो धनात्मक संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांक में देख लिया जाए तो मिलेगा क्या? अब इससे पहले अनंत तक ऋणात्मक जो है संख्याएं हो सकती हैं, -4, -3, -2, -1। और शून्य पूर्णांक में आपको बताया गया ये केवल शून्य होगा, जो ना तो धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। चलिए इसमें कुछ विशेष बातों का हम ध्यान रखेंगे। क्या? शून्य पूर्णांक है, परंतु ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं
जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी के सभी क्या हैं प्यारे बच्चों, पूर्णांक हैं। ऋणात्मक संख्याएं केवल पूर्णांक में होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं केवल पूर्णांक में होती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सम संख्या, इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं, बस एक लाइन समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं समझेंगे। ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हों प्यारे बच्चों, दो से विभाज्य हों, दो से क्या हों, विभाज्य हों। ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हों, विभाज्य हों। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32 ऐसे ही अनगिनत संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है, मान लिया हमारे पास कोई भी संख्या और उसके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर यह 5 अंक अंत में आते हैं, कोई भी संख्या लिखा गया है, जैसे हम यहाँ पर लिख लें क्या, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 9 और 0। तो अगर यह देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर अंतिम जो अंक है वो 0 है। तो हम देखेंगे इन 5 अंकों में से एक अंक वहाँ पर अंत में आ गया। इसका मतलब यह जो संख्या है प्यारे बच्चों वो क्या है, सम है। ठीक है, वह संख्या क्या है, सम है। मान लिया 2 आ जाएगा तभी वो संख्या सम होगा, 4 होगा अंत में तभी वह संख्या सम होगा, 8 होगा तभी ये संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी। तो कोई भी ऐसी संख्या हो जो लिखा गया हो और अंत में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4, 6, 8, तो सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो, विभाज्य हो, या 2 से पूरी विभाजित हो सके, या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप जैसे भी लिखना चाहें इजी शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट मिल रहा होगा, आप देख पा रहे हों, तो आप ज़रूर जो है लिख कर बताएं, कमेंट बॉक्स बना हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डाउट ना हो, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों विषम संख्याओं के बारे में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी वही है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, यहाँ पर आ गया क्या, 9 हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो। ठीक है ना, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अनगिनत ऐसे ही हो जाएंगे संख्याएं। अब इसमें क्या आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी संख्या के अंत में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और क्या 9, ये जो 5 अंक आप देख रहे हैं, कोई भी संख्या हो, यदि उस संख्या के अंत में आ जाए तो आप समझिएगा कि वो संख्या क्या है, विषम संख्या है। वो संख्या क्या है, विषम संख्या है। जैसे अगर हम लिख लें यहाँ पर 2, 3, 4, 1, तो ये कौन सी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अगर यहाँ 3 हो जाए तब भी विषम है, 5 हो जाए तब भी विषम है, 7 हो जाए तब भी विषम है और 9 हो जाए तब ये संख्या क्या है, विषम है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी संख्या लिखी गई है और उन संख्याओं के अंत में क्या आ जाए, ये 5 अंकों में से कोई भी एक अंक आ जाए तो संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी। समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने इसको समझाया है, मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा सिलेबस, अगर मैंने आपको सिलेबस पढ़ा दिया तो कोई भी डाउट आपका बचेगा ही नहीं। बस आप पहले क्लास से देखते रहिए और जो बताया जाता है वो काम करते रहिए। भाज्य संख्या, अब इसे समझिएगा प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से
एक से और अन्य संख्याओं से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। हमने क्या बताया अभी, वह स्वयं से कटे, एक से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे, अन्य संख्याओं से भी कटे, अन्य संख्याओं से भी कटे। अन्य संख्याओं का मतलब वह दो से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं। यहाँ पर स्वयं तो होगा, एक भी होगा और अन्य संख्याएं भी होंगी। हमने कहा अन्य संख्याएं अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक संख्या यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया और यहाँ पर भी मान लिया एक ही, एक से अधिक होंगे। लेकिन यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे जो भाजक मिलेंगे तीन तो नॉर्मल मिलेंगे सामान्य तौर पे, तीन से कम होगा तो भाज्य संख्याएं नहीं होंगी, तीन हो या तीन से अधिक हो तभी वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक अंक है, मान लिया हमारे पास है, छोटा सा अंक मैं रखूंगा, बहुत बड़ा अंक नहीं रखूंगा। जैसे हमने 10 रख लिया तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि 10 जो है वह 10 से भी कटेगा, एक तो उसमें है ही, यह 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अब इनमें देखें तो भाजकों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ तो 4 मिल गया, क्या 3 से अधिक है, 3 रहता तब भी भाज्य संख्या होता, 3 से अधिक होगा तब भी। जैसे ही एक अंक और हम रख लें, मान लिया हमारे पास संख्या जो है कितना है, 15 है, तो 15 किससे कटेगा, एक तो 15 से कटेगा स्वयं से, एक तो इसमें है ना, 3 से कटेगा और किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये भी इसका मतलब भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम रख लें 30 को, 30 को रख लें तो 30 जो है आप देखिए 30 से भी कटेगा, एक तो है ही इसमें, फिर किससे, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 6 से भी कटेगा और किससे कट सकता है, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो भाजकों की संख्या हो गई वह 3 से अधिक हो गई। तो आप यह बात ध्यान रखिएगा कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद से तो कटती हैं, एक से तो कटती हैं लेकिन अन्य संख्याओं से भी कटती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए अब इसमें कुछ विशेष चीजें हैं, देख लेते हैं। एक भाज्य संख्या नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, एक भाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके केवल एक ही भाजक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, क्योंकि इनमें अगर हम भाजकों को देखें तो 3 से कम ही होंगे, क्योंकि 4 के भाजक यहाँ पर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 मानी गई, क्योंकि 4 के भाजक 1, 2 और क्या है, 4 है, मतलब 3 भाजक हैं। एक तो 4 स्वयं से कटेगा, 1 से भी कटेगा और किससे, 2 से भी कटेगा। ठीक है ना। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं केवल 2 को छोड़कर, केवल 2 को छोड़कर, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, सभी विषम संख्याएं भाज्य नहीं होती, सभी विषम संख्याएं भाज्य नहीं होती, कुछ होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 9, 15, 21 ये विषम हैं और साथ साथ ये भाज्य भी हैं, लेकिन 3, 5, 7 ये क्या हैं, अभाज्य हैं। ये क्या हैं, अभाज्य हैं। तो अभी प्यार बच्चों हम पढ़ रहे हैं भाज्य संख्याएं, इसके बाद ही हम पढ़ेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट मिलेगा यहाँ तो आप जरूर बताएंगे। अब अभाज्य संख्याएं, अब क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। अब प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या में यह समझिएगा कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कट जाएं, विभाजित हो जाएं और 1 से। इसके अलावा ये संख्याएं किसी अन्य संख्याएं से न कटें। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं,
अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अब हमारे पास एक अंक है 2। अब प्यार बच्चे बताओ इसे कि यह किससे किससे कट सकता है? तो तुम कहोगे कि एक तो उसमें है ही और यह 2 से कट जाएगा, कटेगा ना। तो एक तो स्वयं हो गया और एक हो गया। अब इसके अलावा कोई संख्या मिल रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें 3 का देख लो, तो 3 में अगर हम बात करें तो 3 में क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा ही और 3 मिलेगा, और कुछ मिलेगा? 5 में भी देखें तो 5 में भी वही चीज़ देखने को मिलेगा। 5 में भी मिलेगा एक, और क्या? 5। और कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो अगर हम देखें अभाज्य संख्याओं में देखें तो ऐसी संख्याएं होंगी जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न कटती, वो कटेंगे ही नहीं। अब इस बात का पूरा ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के तौर पे 2, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, 37, 41, ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। इस बात का ध्यान रखना कि 1 से 50 तक अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, और 1 से 100 तक पूछे तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25। अगर 50 से जो है 100 तक पूछे तो 50 से 100 तक जो है अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। यहाँ तो मैं कई लिख दिया हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गया 14, और ये हो गया कितना? 15 हो गया ना। तो 50 तक तो मैंने लिखा 15। अब यह ध्यान से समझना, 1 से 100 तक कितने? 25। 50 से 100 तक कितने? 10। ठीक है। अब इन संख्याओं का अगर टेबल तुम्हें तैयार है, वर्ग तैयार है, जो है घन तैयार है, तब तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तैयार है तो तैयार कर लेना। परीक्षाओं में अधिकतर करके यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या क्या जो है हमें महत्वपूर्ण बातें इसमें ध्यान रखने हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसके केवल एक ही भाजक है। कितने होने चाहिए? एक तो स्वयं होना चाहिए और एक होना चाहिए, तो इसमें तो एक ही मिल रहा है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसको जो है तैयार कर लेना। और यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अभाज्य संख्याएं अनंत तक होती हैं, बिल्कुल अनंत तक होंगी, जहाँ तक संख्याएं जाएंगी तो अनंत तक मिलेगा ही। अब आ गया सह अभाज्य संख्या। यहाँ से आप देखने को पा रहे होंगे कि हमने पेपर के कटिंग से यह निकाला हुआ है, ताकि आप समझ भी पाएँ कि क्यों मैं इतना बारीकी से प्रत्येक जो है तथ्यों को, प्रत्येक शब्दों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, एक जोड़ा है, आपको बताना है। और यहाँ पर क्या लिखे हैं? सह अभाज्य संख्याएं। तो अगर आप सह अभाज्य संख्याएं नहीं समझेंगे तो आप बताएंगे कैसे कि क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे? तो सबसे ज़रूरी है कि हम समझ लें कि क्या सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि ऐसी संख्याएं वह 2 से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 2 से कम नहीं हो। ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो? 1 हो, उन्हीं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। या ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 हो,
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस लाइन को आप लिख भी सकते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो, एक हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम सहअभाज्य संख्याओं में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 और 7, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। फिर क्या लिखना चाहें, 7 और 8 भी लिख सकते हैं, 15 और 16 भी लिख सकते हैं, 17 और 18 भी लिख सकते हैं, 25 और 26 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही 5 और 7 में आप देखें तो इनमें केवल एक ही चीज उभयनिष्ठ होगा, वह क्या, 1 होगा। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 7 को लिख सकते हैं 7 गुणे क्या 1, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या हुआ, कॉमन क्या हुआ, 1 हुआ। 15 और 16 लिख लीजिए, 15 और 16, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और गुणे 1, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 1। तो देखिए यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ सब 2 है, तो क्या कॉमन होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यह समझना कि लगातार अगर दो संख्याओं को लिख रहे हो तो वह दोनों संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तुम लिखकर देख लेना। अब यहाँ पर सवाल बना है, अभी हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो समझ में आ गया कि सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं, ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, उसी को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें हम समझ लेते हैं, यहाँ पर दिया है 14 और 25, 14 और 25 दिया है। तो 14 और 25 में देखें तो 7 दूना 14 और 7 पाँचे 35, इसका मतलब 7 से संख्याएं कट जा रही हैं, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 भी होगा। अब देखें यहाँ पर 18 और 25 में, 18 और 25 में, तो 18 और 25 में अगर देखें तो 18 को लिख सकते हैं क्या, कोई संख्या दिख रही है, हमें तो नहीं दिख रही है कोई संख्या, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे और 3 और गुणे 1, ऐसे लिख लेते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 25 है तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे क्या 1। और कुछ लिखा जा सकता है नहीं ना, तो इसमें क्या मिला, इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वह विकल्प 2 होगा, 18 और 25। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 18 और 25। ठीक है, 31 और 93 को देख लेते हैं। तो 31 गुणे 3 करेंगे 93 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 31 दोनों में है। 32 और 62 में देखें तो 32 भी 2 से कट जाएगा, 62 भी 2 से कट जाएगा। तो इसका मतलब विकल्प हमारा जो 2 है वो सही है। यह 18 और 25 जो संख्या दी गई है यही सहअभाज्य संख्या है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं। फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो, 1 हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो, 1 हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है परमेय संख्या। चलिए इसमें समझते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, किंतु Q इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब Q का मान कभी 0 नहीं होगा।
ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिख दिया, जैसे में हमने लिख लिया 2/5, हमने लिख लिया 9/11, हमने लिख लिया 121/125, हमने लिख लिया 27/25, हमने लिख लिया 2/5/7। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं जो हमें देखने को मिल रही हैं एक परिमेय संख्या है। अगर कहीं आप देखने को पाएं 0 ऐसे, तो बताओ क्या यह परिमेय संख्या है? क्लास 9th में पहला चैप्टर जब पढ़ रहे होगे तो पहला क्वेश्चन मिला होगा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्यों? कारण स्पष्ट कराओ। तो 0 एक परिमेय संख्या है, सही है। क्यों है? क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें केवल मान जो हर वाला q वाला मान है यह 0 नहीं होना चाहिए। अंश वाला जो मान है, p का जो मान है वह 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल ध्यान देना है किसके लिए, हर के लिए, q के मान के लिए, कि इसका मान कभी 0 न हो। ठीक है, अब इसमें समझते हैं परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याएं भी 3 प्रकार से होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्या और शून्य परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं जैसे हमने बताया 22 बटे हमने लिख लिया 24, 108 बटे लिख लिया 121, हमने लिख लिया 56 बटे कितना 960। ठीक है, ये सभी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात करें तो -1/5, -25 बटे कितना 27, फिर हम लिख सकते हैं 27 बटे -96। तो ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या की बात करें हमने लिख लिया 0/5, 0/15, 0/7, 0/9। अगर आपको कोई संख्या सोच रहा होगा कि हम इसको पूछ लें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट्स वहाँ पर जो है नोट करके भेज सकते हैं। ठीक है ना, उसको मैं देख लूँगा। सबसे छोटी या सबसे बड़ी परिमेय संख्या नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और क्या, शून्य पूर्णांक, वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। मान लिया 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं मौजूद होंगी। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हों लेकिन q इज नॉट इक्वल 0 हो, इसका मतलब q का मान कभी 0 न हो। तो प्यारे बच्चों, जहां पर भी लगे कि आपको डाउट आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, वहां आप जरूर बताएंगे। आपके निवारण के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा और आप भी हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना, चलिए अपरिमेय संख्याओं को समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त ना कर सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल क्या हो, 0। ठीक है, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसे आप नोट कर लीजिएगा, उसे लिख लीजिएगा। हमने बताया अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हों किंतु q इज नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो। q इज नॉट इक्वल क्या हो, 0। सड़क के किनारे रहने का यह भी एक जो है
लाभ समझिए या नुकसान समझिए। सामने से ही जाते ही लोग बजा कर जाते हैं, जैसे लगता है कि यहाँ पर वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा दूरी पर भी बजा सकते हैं। चलिए समझते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब एक परिभाषा और ध्यान रखिएगा, हमारे अनुसार एक परिभाषा और ध्यान रखिएगा, क्या कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम न निकाल पाए, जिनका वर्गमूल न निकले, इसका मतलब वो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होंगी। तो ध्यान से यही समझिएगा कि जिनका वर्गमूल न निकल पाए। तो अपरिमेय संख्याओं में क्या, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 7, 2 कड़ी में 2/5, कड़ी में 5/7, कड़ी में 8 कड़ी में 3, ठीक है, -1 कड़ी में 5, -2 कड़ी में 2/3 या कड़ी में 3 लिख लीजिए। ये सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी प्यारे बच्चों, 2 प्लस कड़ी में 3/5 लिख लीजिए, 3 माइनस कड़ी में 2/7 लिख लीजिए, 3 माइनस कड़ी में 3 लिख लीजिए, 7 माइनस कड़ी में 5 लिख लीजिए। ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये सभी संख्याएं क्या हैं प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त न कर सके, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल 0 हो। चलिए, जहां पर भी आपको डाउट लगेगा बताने की कोशिश करेंगे। वास्तविक संख्याएं आप इसे समझिएगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जब हम शामिल कर लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जब हम क्या करते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल हों, वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे परिमेय संख्याओं के लिए हमने बताया 2/5, 7/9, 71/67, 65/44। ठीक है, ऋणात्मक में लिख सकते हैं 7/9, -5/7, 0/2। अपरिमेय संख्या में कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 7/5, 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 3। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ गई। किसमें, वास्तविक संख्या में, जो आपके चैप्टर का नाम है। यह ना चैप्टर का नाम है, सबसे अंत में हमें पढ़ना पड़ा है ना। देखिए शुरू कहाँ से हुआ, अब इसका अंत नहीं है। अब ये समझिएगा कि हमारे चैप्टर का नाम यही है, और इन्हीं अंकों को हम अब पूरे क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, पहले चैप्टर में जो मुख्य चीज़ें होंगी वह इन्हीं में मिलेंगी और इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हमने जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, देखिए कल से क्लास शुरू होगा। अभाज्य गुणनखंड को पहले समझेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न यही बनता है। फिर जो है एल्गोरिथम के सवाल बनेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ के। फिर वैसे ही हम क्रम बढ़ाते जाएंगे। तो हम आपसे बस यही उम्मीद करेंगे कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके साथ जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं,
नात रिश्तेदार में जो भी हैं उनके पास यह वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि यह आपको फ्री क्लास मिलेगा। पूरे जो है बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी कक्षाएं चलेंगी। ठीक है, तो कल से हमारे प्रश्नों की श्रृंखलाएं शुरू होंगी। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई खूब बढ़िया तरीके से करते रहें।